नमस्ते मित्रों, इतिहास लोक में आपका अभिनंदन है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक मोहम्मद तुगलक के बाद में सुल्तान बना था और वह उसका चचेरा भाई था। मोहम्मद तुगलक के बारे में आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जिस सल्तनत का विस्तार दक्षिण तक हो गया था, वह सल्तनत मोहम्मद तुगलक के समय विघटित होनी शुरू हो गई थी। उसकी विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में हम यह बात जान चुके हैं कि उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। यदि वह पागल नहीं था तो पागल से कम भी नहीं था। मोहम्मद तुगलक के जमाने में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए सल्तनत काल में। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उसने विद्रोहों को दबाने में लगाया और विद्रोह से निपटने के दौरान ही उसकी मौत हुई। गुजरात में एक सरदार था जिसका नाम था तगी। वह तगी मोहम्मद बिन तुगलक की कृपा से ही उच्च पद पर पहुंचा था, लेकिन उसने गुजरात के सूबेदार की हत्या करके अनहिलवाड़ा, खंबात आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और भड़ौच पर आक्रमण कर दिया। लूट के धन से उसने एक विशाल सेना खड़ी कर ली। सुल्तान खुद इस विद्रोह को दबाने के लिए निकला। वह गुजरात गया। अनहिलवाड़ा में और खंबात में दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप तगी को मैदान छोड़ना पड़ा। पहले तो वह गुजरात में ही इधर उधर भागता रहा और बाद में वह सिंध चला गया। सिंध में भी बगावत हो रही थी। मोहम्मद तुगलक उसका पीछा करते हुए सिंध जा रहा था। कुछ समय तक तो मोहम्मद तुगलक रुका गुजरात में और उसके बाद उसने यह निर्णय लिया कि इस तगी का खात्मा करना ही होगा। इसके लिए वह सिंध रवाना हुआ और रास्ते में बीमार हो गया, मर गया। उसके मरने पर एक टिप्पणी है इतिहासकार बर्नी की कि जनता का उससे पीछा छूट गया और उसका जनता से पीछा छूट गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपने उत्तराधिकारी के लिए वह किस तरह का वातावरण छोड़कर गया था। जनता में अत्यधिक अलोकप्रिय था मोहम्मद तुगलक। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। फिरोज तुगलक सुल्तान बन गया तो उसने ऐसे कुछ लोगों का चयन किया
जिन्होंने मोहम्मद तुगलक के जुल्मों को भोगा था। वैसे तो न जाने कितने लोग होंगे जिनको मोहम्मद तुगलक ने सताया, कितनों को तो उसने मार ही दिया। तो जो मर गए वे तो अब आने से रहे, लेकिन जो जिंदा थे, जिनके नाक कान काट लिए गए या जिनकी जमीनें छीन ली गई या जिनको अनावश्यक रूप से दंडित किया गया, ऐसे कुछ लोगों को फिरोज तुगलक ने पकड़ा और यह कहा कि आप मरे हुए मोहम्मद तुगलक को माफ करते हुए कुछ पत्र लिखें। आप ये समझ लीजिए कि ये पत्र जिन लोगों से लिखवाए गए थे वे एक तरह से उन सभी लोगों के प्रतिनिधि थे जिन पर मोहम्मद तुगलक ने जुल्म किया था। इन पत्रों को इकट्ठा करके फिरोज तुगलक ने मोहम्मद तुगलक की कब्र के सिरहाने गड़वा दिया। इस घटना से हम क्या समझ सकते हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ और हुआ तो हमारे ध्यान में नहीं है। यह काम क्यों किया फिरोज तुगलक ने? इसलिए किया कि उसे पता था कि जनता में अब भी अत्यधिक असंतोष है। जनता डरी हुई है कि कहीं फिरोज का व्यवहार भी वैसा ही न हो। जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि उसकी नीति मोहम्मद तुगलक जैसी नहीं होगी। एक दूसरा पक्ष भी है इसका। उस मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। शासन करने जो भी नया व्यक्ति आता है वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि मैं पहले वाले से बेहतर साबित होऊंगा, और वह अपने कामों से यह सिद्ध करता है। लेकिन यहां फिरोज तुगलक के सामने अवसर था कि इस तरह का एक काम करके इतिहास में दर्ज हो जाऊंगा मैं। जिस काम से लोगों तक यह संदेश पहुंचे कि जो नया सुल्तान बना वह तो बहुत अच्छा था और जो उसके पहले था वह खराब था, इसीलिए तो लोगों से क्षमा पत्र लिखवाए गए। जो भी हो, लेकिन मोहम्मद तुगलक को उसके विद्रोहों ने बहुत परेशान किया, लेकिन उसको बर्बाद किया उसकी दक्षिण की नीति ने। मित्रों, दक्षिण भारत एक प्रकार से यदि हम उसका भौगोलिक अध्ययन करें तो उत्तरी भारत से उसका कोई स्वाभाविक जुड़ाव नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से कह रहा हूं, सांस्कृतिक दृष्टि से तो हम एक हैं, क्योंकि बीच में विंध्याचल की पर्वतमाला आ जाती है। विंध्याचल को पार करके दक्षिण को नियंत्रण में रखना
बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। यदि आसान होता तो समुद्रगुप्त को सीमावर्ती राज्यों के लिए ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति थोड़े ही अपनानी पड़ती। दक्षिण के राज्यों से मित्रता करके पहले उनको हराना, फिर उनसे मित्रता करना और फिर उन्हीं को शासन सौंप देना, उनसे सिर्फ कर लेना, यह काम समुद्रगुप्त ने क्यों किया प्राचीन भारत में? इसीलिए तो किया कि विंध्याचल के पार जाकर दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही किया। उसने दक्षिण को रौंदा, लेकिन उसने दक्षिण को प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन में नहीं लिया। कायदे से तो विंध्याचल के नीचे जाने की उत्तर भारत के शासकों को जरूरत ही नहीं है, जब तक उनके सामने उनकी तरफ से चुनौती खड़ी न हो। लेकिन जो लोग साम्राज्यवादी होते हैं, वे किसी चुनौती के खड़े होने का इंतजार नहीं करते। वे तो यही प्रयास करते हैं कि बिना चुनौती सामने आए दक्षिण भारत को नियंत्रण में कर लिया जाए। तो दक्षिण का यह जो फोड़ा है, यह नासूर है। इस नासूर ने सल्तनत के पतन की भूमिका तैयार कर दी। मोहम्मद तुगलक न दक्षिण संभाल सका न उत्तर संभाल सका। दक्षिण में माबर, विजयनगर, वारंगल, द्वार समुद्र, गुलबर्गा स्वाधीन हो गए। दक्षिण में विजयनगर जैसा महान हिंदू साम्राज्य खड़ा हुआ। एक दूसरा बड़ा साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य बहमनी खड़ा हुआ और सल्तनत विघटित हो गई। तो ऐसी विघटित हो चुकी, या हम यह कह सकते हैं कि विघटित हो रही सल्तनत को संभाला फिरोज तुगलक ने। यह जो दक्षिण है, इस दक्षिण की समस्या के कारण ही सुल्तान ने दक्षिण भारत में कर वसूली की ठेकेदारी व्यवस्था आरंभ की थी मोहम्मद तुगलक ने, और वह बीमारी फिर उत्तर भारत में भी आई और उसका बहुत नुकसान हुआ। ये जो दक्षिण भारत का रास्ता खोला अलाउद्दीन खिलजी ने, यह रास्ता अलाउद्दीन खिलजी के लिए भारी रहा, मोहम्मद तुगलक के लिए भारी रहा। और आप देखेंगे, यदि आप मुगल काल की बात करें तो आप देखेंगे कि अकबर को छोड़कर उसके बाद आने वाले शासकों के लिए भारी रहा। औरंगजेब को तो इसने बर्बाद ही कर दिया। यद्यपि औरंगजेब ने लगभग आधी शताब्दी तक शासन किया है, लेकिन अपने शासनकाल का आधा वक्त उसका दक्षिण में लग गया, दक्षिण की नीति में लग गया, और नतीजा मुगल साम्राज्य के पतन के रूप में सामने आया। तो ऐसा मोहम्मद तुगलक, जो न दक्षिण को संभाल सका न उत्तर को संभाल सका,
जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता था, लेकिन उन योजनाओं को सफल नहीं कर पाता था। जब मर गया तो गद्दी आई फिरोज तुगलक के पास। फिरोज तुगलक के बारे में जानने के लिए हमारे पास क्या साधन है? एक तो हमारे पास है बरनी का ग्रंथ तारीखे फिरोज शाही। फतवाए जहांदारी भी उसकी एक किताब है जो तारीखे फिरोज शाही की पूरक पुस्तक मानी जाती है। लेकिन बरनी से हमें फिरोज तुगलक के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती। फिरोज तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों की जानकारी ही हमें बरनी से मिलती है। बरनी बूढ़ा हो चुका था, उसकी स्मृति भी जवाब देने लगी थी। तो उसने फिरोज तुगलक के प्रारंभिक 6 सालों का वर्णन तो किया, जैसे तैसे किया, और बाद में वह अपने इतिहास लेखन का काम अधूरा छोड़कर मर गया। उसने फिरोज तुगलक की प्रशंसा की है। यह प्रशंसा क्यों की? इसलिए कि मोहम्मद तुगलक उसे भी पसंद नहीं था। तो फिर हम किस स्रोत को देखें? कोई ऐसा स्रोत दूसरा बरनी के अलावा जिसका परीक्षण करके हम कुछ तथ्यों को जान सके। प्रमुख स्रोत तो हमारे पास बसता है ग्रंथ तारीखे फिरोज शाही। अब आप कहेंगे कि तारीखे फिरोज शाही तो बरनी का ग्रंथ था। बरनी का ग्रंथ था, लेकिन जो अफीफ है, इतिहासकार कह सकते हैं उसको अपने तरीके से, अपने जमाने में जैसा लिख सकता था, तो अफीफ का ग्रंथ है तारीखे फिरोज शाही। उसने फिरोज तुगलक के समय की छोटी छोटी घटनाओं का भी विवरण दिया है। इसके अलावा कुछ फिरोज तुगलक के अपने संस्मरण भी हैं। हम फुतुहाते फिरोज शाही की मदद ले सकते हैं। तो हुआ ये कि 20 मार्च 1351 को मोहम्मद तुगलक बीमार होकर मर गया। थट्टा के पास था वह। मैंने कहा नहीं कि वह सिंध जा रहा था तगी से निपटने के लिए, और सिंध में कुछ दूसरे विद्रोही थे, उनसे निपटने के लिए। जैसे ही मोहम्मद तुगलक की मौत हुई, उसकी फौज में अफरा तफरी मच गई। आप यह समझ लीजिए कि जो फौज मोहम्मद तुगलक के नेतृत्व में सुगठित दिखाई देती थी, वह फौज एक बहुत बड़ी भीड़ बन गई, अनियंत्रित भीड़ बन गई। जो मंगोल सैनिक थे उन्होंने बगावत कर दी। जो राजपूत सैनिक थे वे भी नाराज हो गए। और यदि यह आप छोड़ भी दें कि सैनिक मंगोल थे या राजपूत थे,
तो यह समझ लीजिए कि जिन जिन सैनिकों को मौका मिला वे समूह बनाकर अपने ही साथियों को लूटने लगे। जो माल था फौज के साथ, जो बाजार था, सब लूटा जाने लगा। मोहम्मद तुगलक के कोई पुत्र नहीं था, उसकी एक पुत्री जरूर थी, उसकी भी बात करूंगा मैं आपसे। तो अब क्या हो, बड़े बड़े अमीरों को चिंता हुई कि ये जो 2 दिन गुजरे हैं, यदि इसी तरह कुछ दिन और गुजरेंगे तो सल्तनत खत्म हो जाएगी और उनका स्वयं का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। तो अमीरों को सल्तनत बचानी थी, अपना भविष्य बचाना था, अपना रुतबा बचाना था, अपना धन बचाना था। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक को इस बात का आभास नहीं था कि उसके बाद सल्तनत का क्या होगा। उसने 3 आदमियों की एक समिति भी बना रखी थी, जिसमें एक था मलिक कबूल खलीफती, जो इस समय तक मर गया था। दूसरा था ख्वाजा जहां अहमद अय्याज, और जो इस समय 84 वर्ष का हो चुका था। उसकी बात भी अपन करेंगे थोड़ी देर में। और जो तीसरा व्यक्ति था वह था इसका चचेरा भाई फिरोज। ये जो फिरोज है, इसके पिता का नाम रजब था और वह तभी मर गया था जब फिरोज की उम्र कम थी। तो फिरोज को बड़ा किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इस नाते वह मोहम्मद तुगलक के काफी निकट था। अब होने को तो ये जो निकट के लोग होते थे ना सल्तनत में, ये ही पीठ में छुरा घोंपते थे। तो यहां आप यह समझ सकते हैं कि मोहम्मद तुगलक से फिरोज तुगलक के संबंध अच्छे थे। कुछ स्थानों पर यह भी लिखा मिलता है कि मोहम्मद तुगलक ने फिरोज तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन इस बात पर संदेह है, क्योंकि मोहम्मद तुगलक की मृत्यु अचानक हुई थी। हां, यह जरूर है कि उसका मन फिरोज पर ही था, वह उससे विशेष स्नेह रखता था। उसको हमेशा उसने बड़ी जिम्मेदारियां दी फिरोज को। तो दोनों के बीच में संबंधों की मधुरता तो जाहिर है, लेकिन यह जाहिर नहीं है कि मोहम्मद तुगलक ने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। खैर, जब मोहम्मद तुगलक बीमार हुआ, कई दिनों तक बीमार रहा वह अपने अभियान में, तो उसकी सबसे ज्यादा सेवा फिरोज तुगलक ने ही की थी। तो जब फौज में अफरा तफरी फैल गई, शाही खेमे लूटे जाने लगे,
सल्तनत का भविष्य डगमगाने लगा तो अमीर लोग एक साथ बैठे। वहीं शिविर में ही, दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली अभी दूर है, और उन्होंने विचार विमर्श किया। अव्यवस्था के इस माहौल में अमीरों ने यह निर्णय लिया कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकार उसके चचेरे भाई फिरोज को दे दिया जाए। यानी अब अगला सुल्तान फिरोज बने। शेख नासिरुद्दीन अवधी चरागे देहलवी ने उसके नाम का प्रस्ताव किया और खलीफा अल मुस्तसिर बिल्ला के वंशज गयासुद्दीन ने उसके प्रस्ताव का समर्थन किया और फिरोज से कहा गया कि आप सुल्तान बनिए। फिरोज ने मना किया कि मैं मेरे भाई की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। मैंने जो सेवा की है मोहम्मद बिन तुगलक की, वह सुल्तान बनने की लालसा में नहीं की है। आप जिस किसी को भी सुल्तान बनाओगे, मैं उसका समर्थन करूंगा, उसका साथ दूंगा, लेकिन मैं सुल्तान बनना नहीं चाहता। यह बात गयासुद्दीन तुगलक ने भी कही थी। गयासुद्दीन तुगलक से पहले भी हम इस तरह की चीजें देख चुके हैं। कोई व्यक्ति सुल्तान बनना नहीं चाहे, यह कैसे हो सकता है? लेकिन यह एक शिष्टाचार होता है जिसके तहत व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, मैं कहां इस काबिल हूं। आम बोलचाल में भी हम ऐसा करते हैं बहुत बार। तो हो सकता है कि शिष्टाचार वश फिरोज ने मना किया हो। तो एक अमीर था तातार खां, जो वहां बैठे लोगों में सबसे अधिक आयु का था, वृद्ध था। वह अपने आसन से खड़ा हुआ और उसने फिरोज का हाथ पकड़ा और उसको मोहम्मद तुगलक के आसन पर बिठा दिया। फिरोज तुगलक ने कहा कि मैं, ठीक है, आपके कहने से सुल्तान बन रहा हूं, लेकिन इस गद्दी पर बैठते समय मैं अपने उन वस्त्रों को नहीं उतारूंगा जो मैंने शोक स्वरूप पहन रखे हैं। यानी अपना मातम नहीं छोड़ूंगा मैं। तो उसने अपने उन्हीं कपड़ों पर, उन्हीं वस्त्रों पर और सुल्तान के वस्त्र धारण किए और इस तरह वह सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद उसे क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी, यह मैं अगले अंक में बताऊंगा। और उसके बाद हम फिरोज तुगलक के सार्वजनिक कार्यों की बात करेंगे, उसके धार्मिक कार्यों की बात करेंगे। तब तक आप अपने इस मित्र को आज्ञा दे दीजिए। नमस्ते।